हो गया स्टार्ट। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है ना तुम लोगों को साफ? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और चैप्टर का नेम है क्लास 9th का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। मतलब जो जो हमारे पास फूड रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्या करना, इम्प्रूवमेंट करना। उनकी इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार करना। ठीक है, किस तरीके से हम अपने जो फार्मिंग इंडस्ट्री है उसमें किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारी पोल्ट्री फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ है जिसे हम मुर्गी पालन कहते हैं हिंदी में, उसके अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कैटल फार्मिंग, मवेशी पालन में हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। या बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन होता है, या फिशरीज़ होता है, इनके अंदर हम कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ब्रीफ में। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा वो है कैटल फार्मिंग। क्या है? कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब इसे कहते हैं मवेशी पालन। ठीक है, मवेशी पालन का मतलब हो गया जैसे कि हम गाय भैंस पालते हैं ना, है ना। गाय भैंस, जैसे कि एक रामलाल है, वो राम प्यारी को पालता है। राम प्यारी यहाँ पे भैंस का नाम है ना। समझ रहे हो? तो वो क्या करता है, उसके अंदर उसको अच्छा खाना खिलाएगा। अच्छा खाना का मतलब ये नहीं है कि उसको पनीर खिला रहा है, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, ये सब खिला रहा है, ऐसा नहीं होगा। मतलब उसके लिए, उस राम प्यारी के लिए, मतलब उस भैंस के लिए जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा हो, जो लैक्टेशन पीरियड के लिए अच्छा हो। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? दुग्ध काल कहते हैं इसे हिंदी में। मतलब वो कितने लंबे समय तक मिल्क को प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, उसे लैक्टेशन पीरियड कहते हैं। तो लैक्टेशन पीरियड हाई हो, ऐसा खाना खिलाना चाहिए। ऐसा खाना खिलाना चाहिए जिससे कि उसके इम्यूनिटी बढ़ सके। राम प्यारी भैंस की क्या बढ़ सके? इम्यूनिटी बढ़ सके। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? जो उसके रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बढ़ सके। तो ऐसा उसे खाना खिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो कैटल फार्मिंग में हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, कैटल फार्मिंग, कैटल वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनको ह्यूमन बीइंग रियर करता है, पालता है। किसके लिए? मिल्क के लिए और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कैटल फार्मिंग में जो हमें जो मेन टू ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है, एक तो हमारी क्या है, काव, दूसरी क्या है, बफेलो, गाय और भैंस। गाय और भैंस। तो जो इंडियन काव होती है, जो इंडियन काव है, जो लोकल ब्रीड है हमारी इंडियन काव, उसको हम कहते हैं बॉस इंडिकस। क्या कहते हैं? बॉस इंडिकस। और जो हमारी इंडियन बफेलोज है उसको हम कहते हैं बॉस बबैलिस। ठीक है, बॉस इंडिकस हमारी इंडियन काउ को कहते हैं, बॉस बबैलिस हम किसको कहते हैं? बफेलोज को कहते हैं, जो इंडियन बफेलोज है। ओके, यहाँ पे याद रखना है कि काउ और बफेलो से सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ बनाया जाता है। ठीक है, काउ और बफेलो से सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं और इनके मिल्क से बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आते हैं? आपके दही आ गए, दूध आ गया, दही आ गया, है ना, पनीर आ गया, मक्खन आ गया, घी आ गया, ये सब क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स है। तो अगर हमारे जो कैटल्स हैं वो अच्छे रहेंगे, मतलब डिजीज़ फ्री रहेंगे, उनका लैक्टेशन पीरियड यानी कि दूध देने का समय ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा मतलब हमारे लिए बेटर है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके अच्छे से केयरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? केयरिंग, देखभाल। ठीक है, क्या करनी पड़ेगी? देखभाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ ब्रीड्स की बात करेंगे। जो इंडियन ब्रीड्स हैं, इंडियन ब्रीड्स मतलब जो इंडियन काउ बफेलोज हैं, उनमें से जो इंडियन ब्रीड्स है जैसे कि रेड सिंधी और साहिवाल। रेड सिंधी और साहिवाल, इनकी क्या खास बात है? दे आर डिजीज रेजिस्टेंस। दे आर डिजीज रेजिस्टेंस मतलब इनकी ना रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। रोगों से लड़ने की ज़्यादा क्षमता होती है। कह सकते हो कि डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी इनके पास ज़्यादा होती है। इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है इनके पास। क्लियर है? दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं जो कि आपकी फॉरेन ब्रीड्स हैं। फॉरेन ब्रीड्स में आपके ब्राउन स्विस और जर्सी। ब्राउन स्विस और जर्सी, इनकी क्या खास बात है? इनकी खास बात यह है कि इनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, ये लंबे समय तक दूध दे सकते हैं। क्लियर है? फॉरेन ब्रीड में कौन सी है? ब्राउन स्विस और जर्सी। क्या खास बात है इनकी? इनका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है, दूध देने का समय ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में दूध भी प्रोड्यूस करते हैं और लंबे समय तक करते हैं।
ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन ब्रीड और फॉरेन ब्रीड्स, अगर देखा जाए तो अगर फॉरेन ब्रीड है हमारे पास, तो फॉरेन ब्रीड में दूध तो ज़्यादा लंबे समय तक देगी, लेकिन अगर वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं होगी, मतलब डिजीज रेजिस्टेंस की कैपेसिटी उनके पास कम होगी, तो वो क्या होगा, वो दूध तो अच्छा खासा दे रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद वो उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होगी और वो आसपास की जो भी डिजीज़ होंगी, ठीक है, जो हमारे पास कैटल फार्मिंग्स होती है उनमें भी डिजीज़ फैलती है, तो उनको डिजीज़ लगेगी और वो जल्दी डेथ कर जाएंगे, है ना। दूसरी तरफ जो इंडियन ब्रीड्स है वो डिजीज रेजिस्टेंस तो अच्छा खासा है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वो अच्छे अमाउंट में मिल्क ना प्रोड्यूस कर सके। तो हमें क्या चाहिए, एक हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। क्या चाहिए, एक ब्रीडिंग चाहिए, एक ऐसा हाइब्रिड चाहिए जो इसके पास दोनों कैपेसिटी हो, लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंस भी हो। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या हो गया, जो लंबे समय तक दूध दे, और डिजीज रेजिस्टेंस मतलब वो अच्छी खासी बीमारियों से लड़ सके, मतलब उनको आसानी से बीमारी ना पकड़े। तो ऐसी हमें ब्रीड चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिड तैयार करनी पड़ेगी। क्या तैयार करनी पड़ेगी, हाइब्रिड। तो दोनों की मेटिंग करवा के एक ऐसी ब्रीड तैयार करी जाती है जिनके पास क्या होगा, दोनों कैपेसिटी होगी, लैक्टेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा और डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा। ओके, तो वो काउ और फैलो हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, उसके ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। अब जब आप किसी भी कैटल फार्मिंग करते हो तो आपके पास जो फार्म एरिया है, मतलब जहाँ पे आप कैटल को अपने रखते हो, उस जगह की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपके कैटल्स की भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ़ सफाई मतलब देखो क्या होता है, कुछ बॉडी के अंदर पैरासाइट्स हो सकते हैं और कुछ बॉडी के बाहर पैरासाइट्स हो सकते हैं। कैटल पे कुछ अंदर बॉडी के कैटल्स है, जैसे गाय और भैंस है हमारी, तो उनके बॉडी के अंदर भी क्या है, हो सकते हैं पैरासाइट, और बॉडी के बाहर भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। अंदर वाले तो हम इजीली नहीं किल कर सकते, उनको किल करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, उनको प्रॉपर मेडिसिन देनी पड़ेगी, दवाइयाँ देनी पड़ेगी। लेकिन जो बाहर के पैरासाइट्स है उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें प्रॉपर क्लीन करना पड़ेगा, उनको नहलाना वगैरह सारा काम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से जो हमारे रामलाल जी हैं, रामलाल वो क्या करते हैं, तालाब में ले जाते हैं अपनी राम प्यारी भैंसिया को, काली भैंसिया है, उसको साबुन से लगातार ले शैम्पू के पैकेट लगा के अच्छी तरीके से काली भैंसिया को गोरी करने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो काली भैंस गोरी हो जाएगी? हमें प्रॉपर क्लीनिंग का मतलब ही है कि नॉर्मल क्लीन करो। आप क्या करो, नॉर्मल क्लीन करो, मतलब उसको अच्छे से नहला दो एक बार में। जरूरी इसको एकदम पानी में जाकर झोड़ में जाकर छोड़ दो तो पूरा तालाब गंदा हो रहा है, शैम्पू पानी सब उसी में जा रहा है, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। आप घर में भी नहला सकते हो उसको, ठीक है। प्रॉपर रेगुलर नहलाओ, जरूरत है थोड़ी कि महीने में एक बार ले गए, डेली नहला दो, 2 दिन पे 3 दिन पे नहला दो, लेकिन प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है। किसके लिए, जो बॉडी के बाहर पैरासाइट है ना, जो बॉडी के बाहर एंडोपैरासाइट्स हैं, कुछ जू टाइप के लग जाते हैं, कुछ बिटल्स होते हैं जो उनकी बॉडी पर अटैच हो जाते हैं, है ना, मक्खियाँ आती हैं उनके ऊपर, तो उनको डिस्टर्ब करती है ना, उनके बॉडी को वो भी नुकसान पहुँचाती है बाहर से, तो वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग रखनी है। ओके, टाइम पे उनको वैक्सीनेशन देना है, टाइम पे वैक्सीनेशन। जैसे कोई काफ है, काफ मतलब हो गया उनका जो काव और बफेलो का जो बछड़ा होगा उसे काफ कहते हैं। उसको स्टार्टिंग से ही क्या करो, प्रॉपर वैक्सीनेशन दो। वैक्सीनेशन आप देखते हो जो ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनको भी क्या लगाई जाती है, वैक्सीन्स लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है, वैक्सीन्स क्यों लगाई जाती है, ताकि वो डिजीज़ से बच सके, उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो सके और आसपास के जो डिजीज़ है उनको ना पकड़े, है ना। पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, 2 बूंद जिंदगी की लगाते हैं ना, मुंह ऐसे पकड़ के एकदम से लगा देते हैं, मतलब पिला देते हैं 2 ड्रॉप, होता नहीं होता। तो वैसे ही जो हमारे काफ है, जो गाय भैंस है ना, बफेलोस काव, उनको भी प्रॉपर वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि वो डिजीज़ रेजिस्टेंस रहे, उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके। क्या बढ़ सके, इम्यूनिटी, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ सके। तो प्रॉपर वैक्सीनेशन भी करना जरूरी है। सही समझ में आया ये? चलिए, अब है कि भाई चलो यहाँ से आपने वैक्सीनेशन भी करवा दिया, क्या होगा अगर आप उनको खाना नहीं दोगे? खाना दोगे तो ख़राब खाना दोगे तो भी बेकार है ना। उनको खाना ख़राब दोगे तो भी बीमारी हो सकती है ना।
उनके लिए जो ऐसा खाना देना है जो उनके लिए अच्छा हो। आप पता चला आप कढ़ाई पनीर खिला रहे हो, शाही पनीर खिला रहे हो, तो भाई वो कुछ नहीं करेगा, उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है ना। जाकर चिकन मटन डाल दिया उसके, नहीं, जो वो खाना उनके लिए बेटर हो। जैसे कि उनका जो चारा आता है, क्या आता है, चारा, है ना, वो खिलाओ। पशु आहार खिलाओ, जो एनिमल फूड्स होते हैं ना, पशु आहार, उनको खिलाओ, जो उनके जिनके अंदर रफेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, वैसी चीज़ें खिलाओ जो उनके लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। समझ में आया कैटल फार्मिंग? बहुत सिंपल सी कैटल फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो फार्मिंग होती है हमारे पास वो होती है पोल्ट्री फार्मिंग। क्या होती है? पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। ठीक है, देखो मुर्गियों को क्यों पालते हैं हम लोग? मुर्गियों को पालने का दो ही रीज़न है, या तो अंडे के लिए या दूसरा मीट के लिए। अंडों के लिए या मीट के लिए हम मुर्गियों को पालते हैं। तीसरा और कोई कारण नहीं है, किसी को मुर्गियों से इतना प्यार नहीं होता है कि भाई हाँ ये तो उसे हम संभाल के रखेंगे, नहीं बेटा, हम छोटे से बड़ा कर रहे हैं ताकि तुम लोगों का चिकन लेग पीस खा सके। क्या खा सके? लेग पीस खा सके, अंडे खा सके। यही बात होती है पोल्ट्री फार्मिंग में। तो दो रीज़न है पोल्ट्री फार्मिंग के, पहला एग्स के लिए, दूसरा मीट के लिए। जो एग्स के लिए यूज़ करे जाते हैं, जो एग्स के लिए यूज़ करे जाते हैं उनको हम कहते हैं लेयर्स। क्या कहा जाता है? लेयर्स। और जो मीट के पर्पस पे हम पालते हैं उन्हें कहते हैं ब्रॉयलर्स। लेयर्स जिनको हम किसके लिए पालते हैं? एग्स के लिए। ब्रॉयलर्स जिनको हम रियर करते हैं, पालते हैं किसके लिए? मीट के लिए। तो हम बात कर रहे थे पोल्ट्री फार्मिंग की। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग में हमारे पास दो ही टाइप के है ना, एक तो ब्रॉयलर, दूसरे लेयर्स। जिनको हम एग्स के लिए पाल रहे हैं उन्हें हम लेयर्स कहते हैं, और जिनको हम मीट के लिए पाल रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्रॉयलर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पोल्ट्री फार्मिंग में हम बात करेंगे किसकी? ब्रीड्स की बात करेंगे। जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जो इंडियन ब्रीड्स हैं, जो इंडियन ब्रीड्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एजिल। इंडियन ब्रीड्स क्या है? एजिल। देसी मुर्गी जो होती है, क्या? देसी मुर्गियों को क्या कहते हैं? एजिल, डबल ई एल। ठीक है, एजिल। याद रखना, जो इंडियन ब्रीड है उसे हम क्या कहते हैं? एजिल। और जो फॉरेन ब्रीड्स हैं, लैग हॉर्न। इजी है याद करना, लैग पैर, हॉर्न मतलब सिंग। ठीक है, तो लैग हॉर्न, क्या? लैग हॉर्न। ठीक है, याद रहेगा। लैग हॉर्न क्या हमारी कौन सी ब्रीड है? फॉरेन ब्रीड। इंडियन ब्रीड क्या है? एजिल। ठीक है, एजिल और लैग हॉर्न। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब देखो, आप याद रखना, जो एक्स जिनको हम एक्स के लिए रेयर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो वो डिजीज रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, बीमारियों से अच्छी खासी तरीके से लड़ सके, है ना। प्रोटीन की कंसंट्रेशन भी उनको नॉर्मली दी जाए, विटामिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा दी जाए ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक क्या कर सके? एग्स को प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, लेकिन जो हम ब्रॉयलर्स होते हैं ना, जो हमारे ब्रॉयलर्स, उनको हम प्रोटीन कंसंट्रेशन ज़्यादा देते हैं। प्रोटीन कंसंट्रेशन इसलिए ज़्यादा देते हैं कि खा पीकर एकदम से फूल जाए, हट्टे कट्टे हो जाए, ताकि उनका जो लेग पीस वगैरह है आसानी से, वेट ज़्यादा भारी होंगे तो ज़्यादा अमाउंट पे चढ़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो पोल्ट्री फार्मिंग, देखो पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ से जो डिजीजेस है सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती है, फैलती है। ठीक है, बर्ड फ्लू हर साल सुनते हो आप कि भाई बर्ड फ्लू आ गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी आपने पोल्ट्री फार्म रख रखा है उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। जब आप पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर जाओ तो आपको क्या करना है? अपने आप को सैनिटाइज करो, अपने हैंड को सैनिटाइज करो। और जब आप पोल्ट्री फार्मिंग से बाहर आओगे तब भी अपने आप को क्या करो? सैनिटाइज करो, हाथ वगैरह को, और मतलब अपने आप को सैनिटाइज कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। पोल्ट्री फार्मिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बहुत ग्रोथ है इस पर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फिशरीज, है ना। फिशरीज क्या होता है? मछली पालन। मछलियों को भाई पालते किस लिए है? मछली पालने का आप सोचते हो सिर्फ मछलियों को ईटिंग पर्पस पे यूज़ करा जाता है, नहीं। मछलियों से यानी कि फिश से फिश ऑयल्स भी तैयार करे जाते हैं। क्या तैयार करे जाते हैं? फिश ऑयल्स, जो स्किन के लिए हमारे अच्छे हैं, हमारे हेयर्स के लिए अच्छे हैं, बालों के लिए अच्छे हैं, साथ में ईटिंग पर्पस पे तो
जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज के मैक्सिमम जो ह्यूमन बींग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड किस पे करते हैं, फिश पे डिपेंड करते हैं। कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के किनारे वाला जो एरिया है, ठीक है। मैक्सिमम आपने देखा होगा बंगाल है, उड़ीसा है ना। साउथ में जाओगे वहाँ पे लोग किस पे डिपेंड करते हैं, मछलियों पे। उनकी इंडस्ट्रीज किस पे डिपेंड कर रही है, मछलियों पे। मछलियाँ दो तरीके की होती है, मतलब वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज़ होती है मछलियों की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, जिसमें बोनी फिशेस, कार्टिलेजियस फिशेस, है ना, रोहू, है ना, कैटला, ऐसी बहुत सारी मछलियों के बारे में आपने सुना है। लेकिन यहाँ पे हम दो ही तरीके की मछलियों के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है जो हमारे पास इनलैंड फिशरीज होती हैं, जो हमारी ज़मीन के ऊपर जो पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, इसके अंदर पाली जा रही है। और दूसरी है हमारी मैराइन फिशेस, जो खारे पानी में, किसमें, जैसे ओशंस के पानी में, समुद्र के पानी में जिनको पाला जा रहा है, जिनको पाला क्या जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। पालते हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे जो आपके पास पॉन्ड्स वगैरह है वहाँ पे, ठीक है। दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, दोनों ही फिश का एनवायरनमेंट अलग है। तो आप याद कर लेना कौन से हमारे इनलैंड फिशरीज हैं जो कि हमारे लेक्स में, पॉन्ड्स में मिलेंगी, और कौन से हमारे जो फिशेस हैं जो हमारी मैराइन फिशेस होती हैं, ठीक है। बी कीपिंग मतलब हो गया मधुमक्खी पालन। क्या हो गया, मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग। हनी बीज को पालना किस लिए पालते हैं, हनी के लिए, शहद के लिए। किसके लिए, शहद के लिए, हनी के लिए। जो हनी होता है, शहद होता है, जिसका यूज़ हम ईटिंग पर्पज़ पे तो करते ही करते हैं, साथ में मेडिसिनल पर्पज़ पे इसका बहुत यूज़ होता है, दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। हनी का यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा जगहों पे होता है। तो हनी कौन प्रोड्यूस करता है, हनी बीज। तो इसको हमने कह दिया बी कीपिंग, मतलब कीपिंग, रेयरिंग ऑफ बीज फॉर हनी इज कॉल्ड बी कीपिंग, है ना, मधुमक्खियों को पालना। जिनके पास बड़ी बड़ी फार्म्स हैं या फिर जिनके पास गार्डन है अच्छे खासे, तो वो इस इंडस्ट्रीज में भी आ सकते हैं, बी कीपिंग में, है ना। अब जो बीज है हमारे पास, इनकी भी कुछ ब्रीड्स होती है। बीज को हम नॉर्मली एपिस से कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिस, APIS, एपिस, ठीक है। तो एपिस हर बी के आगे लगा होता है, ठीक है। जैसे कि जो हमारे इंडियन लोकल ब्रीड है, उसका नाम है एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका। इसके अलावा भी और भी ब्रीड्स होती है, बीज होती हैं ब्रीड्स की, मतलब ब्रीड्स होती है बीज की। कौन कौन सी होती है, एपिस डॉर्सिटा, ठीक है, एपिस मैलिफेरा और एपिस फ्लोरे। ये सब क्या है, ब्रीड्स है, ठीक है, याद रखना। इटालियन ब्रीड्स का क्या नाम होता है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। जो हमारी इटालियन ब्रीड है वो क्या है, एपिस मैलिफेरा। जो हमारी इटालियन ब्रीड है उसका नाम क्या है, एपिस मैलिफेरा। ये क्या करता है, इसकी जो हनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है ना, वो ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा अमाउंट पे हनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो हम एनिमल हस्बेंड्री वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे फार्मिंग के बारे में, फार्मिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में समझेंगे, क्रॉप के बारे में समझेंगे, क्रॉप प्रैक्टिसेस के बारे में समझेंगे, है ना, क्रॉप की कैसे कैसे वैरायटीज़ तैयार करी जाती है उसके बारे में समझेंगे, ओके। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में समझेंगे, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में समझेंगे कि भाई क्रॉप के किस तरीके के पैटर्न होते हैं, मिक्स पैटर्न, मिक्स क्रॉप्ड होती है ना। ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए बाय बाय करते हैं, टाटा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जल्दी ही।